कर दी, चलो बस ठीक। अच्छा जी, ठीक है। तो अब आगे स्क्रीन दोबारा आपके सामने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाली, बेटा स्क्रीन शो हो गई आपको दोबारा? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या है कि जब आप एक्सेसिव यूज हर्बिसाइड का कर लेते हो तो उसके बाद एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड जो है कुछ सालों बाद वो इफेक्टिव नहीं रहती और वहाँ की हर्ब्स जो है वो किल नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो उस चीज के लिए फिर हमें विद द ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे नई से नई हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, उसी तरह ही आपको नई नई हर्बिसाइड्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो क्रॉप्स के लिए बिल्कुल बेमकसद बेफायदा हो जाती हैं। और हर्ब्स किसी भी क्रॉप प्लांट के साथ अगर ग्रो हो जाए तो वो जमीन से उसकी न्यूट्रिशन खा लेती हैं, पानी सारा जितना इरिगेशन के लिए देते हैं वो भी यूज कर लेती हैं, और इवेंचुअली एंड में क्या होता है कि आपके पास आपका जो क्रॉप प्लांट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंस। बेटा हर्बिसाइड टॉलरेंस और रेजिस्टेंस में एक फर्क होता है। हर्बिसाइड टॉलरेंस वो मिनिमम स्प्रे होता है जितना हम कर सकते हैं, वरना क्या होता है अगर उससे ज्यादा स्प्रे हर्बिसाइड का कर दो तो आपका पौधा ही डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस क्या हुई बेसिकली कि हर्बिसाइड टॉलरेंस वो एक टिपिकल लेवल है कि उसके बाद उससे ज्यादा आपने स्प्रे नहीं करना, ठीक है। और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है नीचे कि herbicide resistance is the inherited ability of individual plant to survive a herbicide application that would kill a normal population of same species, whereas herbicide tolerance is the inherent ability of species to survive एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर हर्बिसाइड ट्रीटमेंट एट नॉर्मल यूज। यानी हर्बिसाइड टॉलरेंस क्या होती है कि उस जो आपने कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे की हुई है वो उस स्प्रे के बाद भी अगर आपकी वो स्पीशी जो है वो सरवाइव करने लगे, फिर भी आगे से आगे रिप्रोड्यूस करती रहे, तो हम कहते हैं कि हर्बिसाइड टॉलरेंस जो है वो इस पे आ गई है, सही है। और रेजिस्टेंस तो मैंने अभी आप लोगों को बता भी दी है कि यानी रेजिस्टेंस कब डेवलप हो जाती है कि अगर आम तौर पे एक हर्बिसाइड एक उसको किल कर रही है हर्ब्स को, लेकिन एक खास लेवल के बाद अब क्या है कि आपने इतनी अप्लाई कर दिया हर्बिसाइड, लेकिन एक नॉर्मल पॉपुलेशन पहले तो किल हो जाती थी लेकिन अब वो हर्ब्स मर ही नहीं रही, तो हम कहेंगे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। और हर्बिसाइड टॉलरेंस क्या है कि एक किसी भी हर्ब्स की स्पीशी को, ठीक है, जो अगर हमने एक खास लेवल तक उसको स्प्रे कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कि वो रिप्रोड्यूस करी जा रही है, सरवाइव करी जा रही है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो चुकी है। There is no selection or involved because the species is naturally tolerant. Over 25 weed species in Australia have populations that are resistant to at least वन हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन ग्रुप। वो कह रहा है कि तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में 25 के करीब ऐसी वीड्स हैं, वीड्स भी जड़ी बूटियां ही होती हैं, कि वो कम से कम रेजिस्टेंस शो करती हैं किसी एक आधे ग्रुप के अगेंस्ट, ठीक है। वो कोई भी हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, ये ग्लाइफोसेट होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो यानी बहुत सी स्पीशीज वहां पर ऐसी हैं जो रेजिस्टेंस शो करती हैं। Herbicide resistance is normally present at very low frequency in weed population before the herbicide is first applied. Variations exist within every population. यानी वो कह रहा है कि वेरिएशन यानी हर पॉपुलेशन एक तरह की हर्बिसाइड रेजिस्टेंस शो नहीं करती, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। किस हिसाब से वेरिएशन होती हैं? उस हिसाब से कि जिस हिसाब से हमने उनके ऊपर हर्बिसाइड के स्प्रे किए हुए हैं। जहाँ जब जिस जिस जगह पे आपने कभी भी हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं किया होगा वहां आप पहली दफा ही करोगे तो वो बिल्कुल आराम से हर्बिसाइड किल हो जाएंगी, लेकिन कोई ऐसी जमीन जहां आप पिछले 8-10 साल से एक ही हर्बिसाइड स्प्रे करी जा रहे हो तो वहां की पॉपुलेशन जो होती है उनमें क्या होता है कि जितनी मर्जी आप हर्बिसाइड स्प्रे कर दें, वो कह रहे हैं कि वेरिएशन एग्जिस्ट विद सम इंडिविजुअल्स हैविंग द एबिलिटी टू सर्वाइव द हर्बिसाइड एप्लीकेशन, कि कुछ ना कुछ वैरायटीज वहां पर ऐसी ग्रो हो जाती हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि जितनी मर्जी हर्बिसाइड आप अप्लाई करो वो सर्वाइव करती हैं, वो मरती ही नहीं है। Weed population is defined as resistant when herbicide that once controlled the population is no longer effective, ठीक है। वो कह रहा है किसी भी वीड पॉपुलेशन को हम रेजिस्टेंट कब बोलेंगे कि जब पहले तो हम स्प्रे करते थे तो वहां पर वो चीज किल हो जाती थी, लेकिन अब क्या है कि हर्बिसाइड हमने अप्लाई की है लेकिन वो नो लॉन्गर इफेक्टिव। The proportion of herbicide resistant individuals will rise due to selection pressure in situations where one herbicide mode of action group is all applied repeatedly. वो कह रहा है जो भी ग्रुप बेटा जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्लाइफोसेट है जी हर्बिसाइड,
वो ही यूज करी जा रहे हैं पिछले 10 साल से। तो अब क्या होगा कि पहले जो हर्ब्स ग्लाइफोसेट के अप्लाई करने से मर जाती थी, रिपीटेड एप्लीकेशन की वजह से अब क्या हुआ है कि अब जितना मर्जी उसको करें वो सरवाइव करेंगी। Herbicide resistance is permanent in weeds and their progeny with dominant target site resistance. ठीक है, with cessation, और cessation होता है किसी चीज को रोक देना, of the use of that herbicide mode of action group, ratio of dominant target site resistant to susceptible individual will remain the same. Only the total number of weeds present can be reduced. ठीक है, इसमें बेटा वो सिर्फ वो ये कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन ग्रुप के साथ आप एक हर्बिसाइड को वो अब इफेक्टिवनेस या वो नहीं शो कर रही, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप उसको चेंज कर दें फौरन, किसी और हर्बिसाइड के साथ उसको मिला के अप्लाई कर लें, री एप्लीकेशन कर दें। लेकिन एक ही जगह पे एक्सेसिव यूज, चाहे वो किसी पेस्टिसाइड स्प्रे का हो, चाहे वो किसी बायो फर्टिलाइजर का हो, वो चीज आपको इफेक्टिवनेस थोड़े अरसे बाद नहीं देती। ठीक है जी। अच्छा जी, देयर आर 3 मेजर वेज इन विच रेजिस्टेंस मे अराइज। वो कह रहा है 3 तरीके हैं जिनकी वजह से किसी भी वीड्स में या हर्ब्स में रेजिस्टेंस आ जाती है। उसमें नहीं, अभी उसमें पहली बात क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस, यानी किसी पॉपुलेशन में ऑलरेडी कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, जैसे बेटा जब एवोल्यूशन वगैरह भी होती है या कुछ भी होती है तो कुछ ऐसी वैरायटीज आपके पास आ जाती हैं जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंट होती हैं नेचुरली, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया होता लेकिन फिर भी वो रेजिस्टेंट होती हैं। तो वो कह रहा है कि इसी तरह ही 3 तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए रेजिस्टेंस आ जाती है। पहला तरीका तो क्या कि प्री एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है, यानी जो जीन्स में ही कोई रेयर चेंज हो गई है, कोई म्यूटेशन आ गई है और जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि वो हर्बिसाइड जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही और रेजिस्टेंस उस पूरी की पूरी वैरायटी में आ गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टाइप किस तरह से रेजिस्टेंस आ जाती है, इंपोर्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इंपोर्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो है पहले तो पॉपुलेशन में नहीं थी लेकिन कुछ अरसे बाद वहां पर वो पॉपुलेशन आ जाती है। अब वो किसी भी तरह कंटेमिनेशन से हो सकती है, मे बी कोई ऐसा सीड हमने वहां पर लगा दिया है जो पहले ही इन्फेक्टेड है। ठीक है, या इसके अलावा कोई एनिमल्स वगैरह वहां पे कुछ ग्रेजिंग कर रहे हैं या उनका वेस्ट ऐसा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उन सारी वेराइटीज में आ गई है, पहले नहीं थी। और थर्ड तरीका जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है वो है नेचुरल डिस्पर्सल। नेचुरल डिस्पर्सल होता है कि कोई वीड सीड्स वगैरह कोई ऐसे जो रेजिस्टेंट वाले होते हैं वो विंड के जरिए या वाटर के जरिए क्या होता है दोबारा से किसी जगह से आके किसी और क्रॉप्स वगैरह में आ जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये तो बच्चों था आपका सिर्फ एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि आपकी रेजिस्टेंस होती क्या है। अब जो मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट शेयर कर रही हूँ, आपने मुझे बता देने हैं कि ये दोनों आपके पोर्टल पे हैं या नहीं है। मैं 1 मिनट जी एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। आपके साथ बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं हो रही, मुझे बता दीजिएगा अभी। हाँ जी, शो हो रहा है बेटा? यस मैम, हो रहा है। ठीक है, चलिए। Herbicides are known as weed killers or chemical substances that are used to control unwanted plants. याद रखें, herbs को और weeds को हमेशा हम कहते हैं unwanted plants। बहुत कम herbs या जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनको इंसान अपने मकसद या फायदे के लिए यूज करता है। बाकी सारी नॉर्मली क्रॉप्स वगैरह के इर्द गिर्द जो ग्रो हुई होती हैं वो सारी वेस्ट होती हैं और वो क्या होती हैं हमारे लिए अनवांटेड प्लांट्स होती हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो होती हैं जो सिर्फ खास उन अनवांटेड प्लांट्स को किल करती हैं। लेकिन नॉन स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स कौन सी होती हैं, जो सारे की सारी प्लांट स्पीशी को, यानी वो पौधों को भी मारेंगी और हर्ब्स को भी किल कर देंगी। देखिए बच्चों, जो हर्बिसाइड होती है ना, ये हमें बहुत एहतियात से यूज करनी पड़ती हैं। जो हर्ब्स या जड़ी बूटियां वो भी तो प्लांट ही होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप हर्बिसाइड स्प्रे करते हो, असल में हर्ब्स तो मरे ना मरे, आपका पौधा पहले मर जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हमें सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज करनी होती है, वरना ये जो नॉन स्पेसिफिक हर्बिसाइड स्प्रे हैं इससे आपकी हर्ब्स तो किल होती हैं, आपका प्लांट भी साथ ही किल हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली एक जनरल सी पिक्चर दिखाई हुई है कि हर्ब्स इस तरह से इफेक्ट करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है, यानी अब ये देखें, ये जो आपका प्लांट है, प्लांट जो है वो इस पिक्चर में क्लियरली शो कर रहा है कि प्लांट को या तो प्रॉपरली फूड नहीं मिला या प्लांट को प्रॉपरली वाटर नहीं मिला, जिसकी वजह से आप देखें कि प्लांट का ऐसे हाल हो गया। Herbicide resistance is the ability of plant to survive and reproduce after exposure to a previously lethal dose of herbicide. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होती हैं, कैपेबल ऑफ किलिंग वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप प्लांट, नॉट टॉक्सिक टू एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एनिमल्स को इससे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक अच्छी हर्बिसाइड का करेक्टर क्या है कि वो वीड्स को किल करेगी और क्रॉप प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। टारगेट प्लांट को बड़ा स्पेसिफिकली इफेक्ट करेगी और इसके अलावा जमीन में जाके रैपिडली डिग्रेड हो जाएगी, जमीन में जाके वो स्ट्रक सी नहीं हो जाएगी, क्या होगा बल्कि फौरन सी डिग्रेड हो जाएगी जमीन के अंदर। ओवर 63% जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने बनाई हैं उनके अंदर हमने ये हर्बिसाइड टॉलरेंस वाला ट्रेड जो है वो उसके अंदर ऐड किया हुआ है, यानी नेचुरली वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, उनके इर्द गिर्द हर्ब्स ग्रो नहीं होती। Herbicide tolerance is achieved through the introduction of gene from bacteria conveying resistance to some herbicide. वो कह रहे हैं हमने एक रेजिस्टेंस जीन लेके और क्या किया है कि वो वाला जीन ही हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर डाल दिया है। अब वो क्रॉप्स ही ऐसी हैं कि उनके इर्द गिर्द हर्ब्स ग्रो होंगी ही नहीं, ठीक है। यानी आपको कोई स्प्रे वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, आपने जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया था आपने उसके अंदर डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें जी, वो कह रहा है कि एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वाला था जिसके अंदर आपने क्राइजीन डाला हुआ था, एक था हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाला जिसके अंदर आपने EPSPS जीन डाला हुआ था, ठीक है। अब आपके पास जो GM प्लांट आपने बनाया वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी है, उसके ऊपर कीड़े भी नहीं आएंगे और वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी है कि उसके इर्द गिर्द हर्ब्स भी ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कौन कौन सी क्रॉप्स हम बना चुके हैं, उसमें राइस है, कॉर्न है, कॉटन है, सोयाबीन है, वीट है, इन सारी वेराइटीज को हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना लिया है, यानी इनके अंदर हमने वो जीन्स डाल दिए हैं जिससे क्या होता है हर्ब्स इनके इर्द गिर्द ग्रो नहीं कर पाते। ये कॉर्न है, ठीक है, और ये पार्सले वगैरह है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट का मैकेनिज्म आप लोग ना करें, सिर्फ 2-3 बातें सिर्फ देख लें इसमें। जैसे पहला स्टेप है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब है कि हमने जो हर्बिसाइड अप्लाई की है वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद क्या होता है वो टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, अकोमुलेट करते हैं। बच्चों एक काम करें, आप लोग इस पिक्चर को छोड़ दें, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट का जो मैकेनिज्म है ना कि किस तरह पौधों के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है, इस मैकेनिज्म को आप छोड़ दें, ओके। अच्छा जी, आगे आपके एडवांटेजेस हैं। जो अच्छी वाली आपकी एंटीबायोटिक होंगी वो ब्रॉड स्पेक्ट हर्बिसाइड होंगी, वो क्या करेंगी, दे विल रिड्यूस द क्रॉप इंजरी, आपकी क्रॉप्स को प्लांट्स को डैमेज नहीं करेंगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी। इसके अलावा क्रॉप मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी, आप यानी उनके साथ बड़ा इजीली अपनी क्रॉप्स को मैनेज कर सकोगे, आपको ये नहीं होगा कि अगर हमने स्प्रे कर दिया तो हमारी प्लांट ही डेड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि कुछ हर्बिसाइड्स बच्चों ऐसी हैं जो आपके GMOs वगैरह या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए बहुत ही रिस्की होती हैं। उन हर्बिसाइड को वो बिल्कुल जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे की तरह, जब वो स्प्रे बह बह के आपका पानी के अंदर चला जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या होता है बच्चों उससे कि आपका बहुत टॉक्सिसिटी आती है, ना सिर्फ आपकी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में बल्कि आपकी मैरीन एनवायरनमेंट में भी। इट इज अनलीथल टू जेनेटिकली मॉडिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। में इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीजेस, डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट विलेज। कई लोग कहते हैं कि आपने ये जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाला जीन हमारे क्रॉप्स के अंदर पहले ही डाल दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज की वजह से ये जो ऑलरेडी हमारी फसलों के अंदर ये जीन्स डले हुए हैं इसी वजह से अब हमारे ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। क्योंकि देखिए बेटा क्रॉप प्लांट्स तो वही होते हैं ना जो हमने खाने होते हैं आगे। अब साइंसदान कह रहे हैं कि हम उसके अंदर पहले ही हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का जीन डाल चुके हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर आपने वो जीन उसके अंदर पहले ही डाल दिया था उसी वजह से अब ये हो रहा है कि हमारे अंदर जो है एंटीबायोटिक या दवाइयां असर नहीं कर रही, ठीक है। क्या कर रही है क्लास ले एट प्रेजेंट ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। ये जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा इसके अंदर पौधों में होती है हर्बिसाइड की, कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन 36 स्पीशीज। हर्बिसाइड्स Herbicide resistant weeds have several negative effects on farms and surrounding regions. They would increase the cost and difficulties for weed control. Researches in Missouri has documented that within waterhemp population, ये पानी के अंदर जो इनकी population होती है plants की, weed plants की, individual plants meet the definition of glyphosate resistance. Ability to survive the rates of glyphosate lethal to the majority of waterhemp and the trait is inherited. बच्चों ग्लाइफोसेट क्या है, इसका हम स्प्रे करते थे, उससे क्या होता था आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये जो वाटर हैम्प ये पानी के अंदर के प्लांट होते हैं, जड़ी
जड़ी बूटियां टाइप होती हैं। ये ट्रेड जो है ग्लाइफोसेट जो है, हमने इतनी ज्यादा उसके ऊपर जो थी वो स्प्रे वगैरह करके किल करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ये ट्रेड जो रेजिस्टेंट जीन थे वो उसके अंदर आ गए और इनहेरिट हो गई ये ट्रेड, और उससे क्या हुआ कि अब क्या होता है कि दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव रेट्स ऑफ ग्लाइफोसेट लीथल टू द मेजोरिटी। यानी इस हद तक ग्लाइफोसेट वो जो है उसके स्प्रे के बावजूद अब ये हो गया कि आपकी जो वो पॉपुलेशन है वो डेड हो जाती है, सारे क्रॉप प्लांट वाटर हैम पॉपुलेशन, लेकिन आपकी हर्बिसाइड जो है वो किल नहीं होती। तो ये जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस है ना, ये पौधों के अंदर आ गई है और ये बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं डेडली है, ठीक है। तो ये हर्बिसाइड है बेसिकली, तो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस जो है वो आपके पौधों के अंदर आ गई है, जो कि बहुत सारी डेडली है। मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि ये ग्लाइफोसेट जो है ये एक टॉक्सिक हर्बिसाइड स्प्रे है, स्प्रे ऑन हंड्रेड्स ऑफ यूएस एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। वो कह रहा है कि आप किसी पौधे के ऊपर या किसी के ऊपर अगर ग्लाइफोसेट का स्प्रे हुआ है, ठीक है, अब चाहे आप उसकी कुकिंग कर लें चाहे वॉशिंग कर लें, वो आपके लिए जहर ही रहेगा ग्लाइफोसेट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहा है कि अगर इस हर्बिसाइड्स वगैरह को किल करना होता है तो आप विनेगर को यूज करें या डिफरेंट बॉटनिकल ऑयल हैं जो आपके पौधों से उन्होंने ऑयल बनाए होते हैं, आप उनको यूज करें बजाय इसके कि आप ग्लाइफोसेट को यूज करें, ठीक है। ये ग्लाइफोसेट क्या है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हर्बिसाइड का स्प्रे है जो कि मुद्दतों से यूज हो रहा है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर। Herbicide do not cause the mutations that result in resistance. Rather, extremely rare genetic trait that allow weeds to survive glyphosate may exist in the natural population. यानी कुछ ना कोई रेयर ट्रेड्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि ग्लाइफोसेट जो होता है वो उसकी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं और फिर वो चीज विंड के जरिए या वैसे उनके सीड्स जो हैं वो जगह जगह स्प्रे हो जाती है। There are several ways to by which crops can be modified to the glyphosate tolerant. एक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए हम ग्लाइफोसेट टॉलरेंट को कंट्रोल करते हैं, वो क्या है आपकी ईपीएसपीएस स्ट्रेटजी, ठीक है। ईपीएसपीएस असल में तो बच्चों ये 5-इनोल पायरोवाइल शिकीमेट 3-फॉस्फेट सिंथेज, ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ग्लाइफोसेट जो है वो सबसे कॉमन आपका हर्बिसाइड है और टारगेट क्या करता है कि वो जो की एंजाइम होता है ना शिकीमेट पाथवे का, ईपीएसपीएस एक पाथवे होता है जिसमें क्या होता है 3 अमीनो एसिड बनने होते हैं, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। पौधों के अंदर एक पाथवे होता है जिसको आप शिकीमेट पाथवे बोलते हो। इस पाथवे के अंदर आपके इसको ईपीएसपीएस जो होता है वो एक कंपाउंड है जिसने क्या सिंथेसाइज करना होता है 3 अमीनो एसिड, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ग्लाइफोसेट क्या होता है जी, आपके इस मैकेनिज्म को ईपीएसपीएस मैकेनिज्म को यूज करके सिर्फ और सिर्फ आप ये जो है ग्लाइफोसेट टॉलरेंट या ये ट्रेड जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ग्लाइफोसेट नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, मीन इट विल किल मोस्ट प्लांट, ये ना सिर्फ हर्ब्स को किल करेगी बल्कि प्लांट्स को भी किल कर देगी। इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम मेकिंग सर्टन प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट को कुछ प्रोटीन्स नहीं बनाने देती। ग्लाइफोसेट स्टॉप स्पेसिफिक एंजाइम पाथवे, ग्लाइफोसेट क्या करता है, ये जो इसका पाथवे होता है ईपीएसपीएस वाला शिकीमेट पाथवे, शिकेमिक एसिड पाथवे को स्टॉप कर देती है। द शिकेमिक एसिड पाथवे इज वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए इस पाथवे को जरूर करना होता है, लेकिन ग्लाइफोसेट क्या होती है इस पाथवे को ब्लॉक कर देती है जिसके जरिए 3 अमीनो एसिड बनने होते हैं जो बड़े जरूरी होते हैं प्लांट के लिए, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानिन, ठीक है। Glyphosate Roundup या glyphosate, which is chemical name, is now the most common herbicide used in gardens. It is broad spectrum material, ठीक है, it varied variety including annual and perennial classes. GMOs, genetically modified herbicide resistant crops, have now been grown commercially since 1995, mostly in North and South America. These crops are designed uh, to tolerate the specific broad spectrum herbicides which kill the surrounding flora. इसमें बच्चों को सिर्फ यही बात बता रहा है कि जैसे मैंने अभी बताया है कि अब जीएम प्लांट्स के अंदर हमने क्या कर दिया है कि हमने उनके अंदर ये जीन्स डाल दी हैं जो आपके ये इस्कीमिक एसिड का जो पाथवे होता है यानी आपका ईपीएसपीएस पाथवे को ब्लॉक नहीं होने देता, ठीक है। नेचुरली हमने उनको क्या कर दिया है, रेजिस्टेंट कर दिया। Herbicide resistance can be defined as the acquired ability of weed population to survive herbicide application, ठीक है। Herbicide tolerance is the inherent ability of species to survive and reproduce after the herbicide
ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये इन दोनों में फर्क है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। चलें जी बच्चों, दैट्स इट, ये आपका लेक्चर है। अच्छा जी, अभी हमारे पास टाइम कुछ पड़ा हुआ है बच्चों, हम कुछ और थोड़ा सा पढ़ लें। नो मैम। अटेंडेंस लगा दें। हाँ जी बोलिए, अटेंडेंस लगवाएं जी। मोहम्मद उमर आसिफ। अच्छा जी, मोहम्मद उमर आसिफ, अच्छा ओके जी। और बेटे M0053 मनाहिल आरजू। नो मैम, एंड पे होगा ऑन अब्बास 53, ठीक है। 69 लगा किसकी बेटे? बच्चों आई कांट लिसन यू, अब मुझे नहीं पता, किसी और को आवाज आ रही है तो मुझे बता दे। मैम रोल नंबर 59। व्हाई डोंट यू राइट इन चैट? मैम 59 आमना मकबूल अच्छा जी, और तुबा मुबीन राव भी प्रेजेंट है मैम। 59 मैम 127। 127, ठीक है। वन 127, ठीक है बस जी। 62 सानिया मैम नहीं। 46 तुबा। अच्छा जी, और आप लोगों के साथ बेटा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना? जरा मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई बच्चा मैसेज तो करे, कोई एक बच्चा, क्योंकि मैंने आपको कोई काम देना है छोटा सा। ठीक है जी। मैम प्रेजेंटेशंस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि बच्चे प्रेजेंटेशन तो फिर हम ऑन कैंपस ही करेंगे जी, उन्होंने हमें ऑनलाइन लेने से मना किया है, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ना लें आप प्रेजेंटेशन, आप ऑन कैंपस ही लें। तो एक दिन आके हमारे पास अपना प्रैक्टिकल वाली क्लास भी होती है ना, तो हम एक दो क्लासेस में कर लेंगे जी। आप लोगों ने तो मुझे अभी सारे बच्चों ने अपना एमएस मीडिया वगैरह भी बनाकर दिखाना है, पता है ना आप लोगों को? ना सिर्फ आपने एमएस मीडिया बनाना है, बल्कि आपने मुझे उसके ऊपर वो जो लीफ मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कटिंग करके एक्स प्लांट की सिलेक्शन और ये सब, वो सब करके आपने मुझे अपना अपना प्लांट ग्रो करके दिखाना है उसके ऊपर, ठीक है ना? लेकिन हम ले लेंगे, हम एक दो लेक्चर्स एक किसी वीक में ऐसे रखेंगे जिसमें हमारी 6-7 क्लासेस में हम इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। और अभी जब रूटीन में हमारी क्लासेस शुरू होंगी फिर तो हम हर लेक्चर के एंड में प्रेजेंटेशन करेंगे। जिन जिन की रही जा रही है उन लोगों को बता दें कि वो अब एंड पे देंगे, जो जिसको आपने डेट्स असाइन की हुई है वो लोग उस वक्त कर देंगे, ठीक है। और बच्चों मैम एक अभी तो स्टार्ट जी मैम अभी तो स्टार्ट नहीं थी प्रेजेंटेशन। सीआर से पूछा था, वो कह रहा अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने आपको कब कहा है कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है? मैंने तो आपको कहा है कि हमने जो लिस्ट बनाई हुई थी, लिस्ट पे सीआर आपने डेट्स असाइन नहीं की अभी तक इनको। यस मैम कर दी हुई है असाइन सबको डेट्स। बस जिन डेट्स पे अब हम जब हमारी क्लास होगी जिस दिन, तो उस डेट पे जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन होगी वो देगा। ये नहीं होगा कि जो पिछले बच्चे थे वो आप लोग कहें कि अच्छा जी पहले तो उनकी होनी है, उनकी मैं खुद ही किसी ना किसी टाइम में मैनेज कर लूंगी। जिसकी मैम अभी डेट होगी उस दिन तो उस नहीं, बच्चे ने देनी है, बस ये बात मैम जिन समझ। बच्चों का टाइम गुजर जाएगा उनका कसूर तो नहीं माना जाएगा कि इनकी वजह से मिस बेटा हुई है। इनका कोई कसूर नहीं है, उनकी मैं मैनेज करूंगी, उनकी मैं खुद ही एंड में मैनेज कर लूंगी, या मैं किसी दिन अपने लेक्चर से स्टार्ट में उनकी मैनेज कर लूंगी। लेकिन जो डेट्स असाइन हुई हुई हैं हर बच्चे ने अपनी डेट पे देनी है बस। अब जब आप खुद ही सीआर हिसाब लगा के इनको ग्रुप में बता दें, बेशक अब हम लोगों की कब तक है ये छुट्टियां, आप लोग ऑनलाइन कब तक है? 6 तक। तो यस बस मैम। 6 के बाद बताएं कि जिस दिन हमारा लेक्चर है उस दिन जौन सा ग्रुप है वो अपना ऑन कैंपस प्रेजेंटेशन दें, ठीक है जी? ओके मैम। एंड अच्छा, मैम हाँ जी मिड्स के काइंडली बता दें मार्क्स कब अपलोड करेंगी आप। बच्चों, मैंने ना असल में हम लोगों को 2 दिन का ऑफ मिला है, मंडे और ट्यूसडे। पेपर आपके सारे चेक हो गए हैं, सिर्फ टोटल करने वाले हैं। तो फिर मेरा ख्याल है मैं वेनसडे को अपलोड कर दूंगी जाके, या थर्सडे को, सॉरी वेनसडे भी हमारा ऑफ है, कॉन्वोकेशन हो रही है ना यूनिवर्सिटी में, तो हमने थर्सडे को जाना है, ठीक है ना। तो थर्सडे वाले दिन मैं मार्क्स ऐड करके और आप लोगों के पोर्टल पे मार्क्स लगा दूँ, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप मैम लोग आएंगे आप अपने पेपर चेक कर लीजिएगा अगर किसी को कोई इश्यू होगा।
मैम ये दोनों लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं चले ये पोर्टल पर। मैं अभी आप मुझे टाइम दे, मैं दोनों कर देती हूँ। मीनवाइल आप लोग एक काम करें, अपने ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझे एक सफ़े के ऊपर सिर्फ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंस की ये डेफिनेशन जो है ये लिख के, और इसको जो है मुझे अपना वो पिक्चर जो है वो भेज दें बस। ठीक है, क्या करना है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंस की एक पिक्चर लेके, और मुझे किसी हर्बिसाइड का नाम भी एक आदि का बता दें जो रूटीन में यूज हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये जरा अपने अपने नाम के साथ ये मुझे पिक्चर जो है ग्रुप में सेंड करी जाए सारे बच्चे। मैं आपका लेक्चर जरा अपलोड कर दूंगी। मैम ये ग्रेडेड एक्टिविटी है। मैम अटेंडेंस लगा दे प्लीज। जी बोलें जी, अटेंडेंस वालेकुम सलाम जी। मैम हाँ जी मैम मैंने यूनिवर्सिटी में किसी को मेरी ड्यूटी है तो काइंडली मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी अरीजक पर। अरीजक पर, ठीक है जी। और जी जी मैम 0032 मोहम्मद असद। मैम सानिया नईम 62। सानिया आपकी लग गई है, और अरीज आपकी आई थिंक पहले ही लगी हुई है। और असद का क्या? मैम नहीं मोहम्मद मैम असद की लगी। मैम हाफिजा रीज नहीं अरीज अकबर 0069 रोल नंबर मेरी एब्सेंट है, मैंने अभी देखा है एब्सेंट मार्क है। अच्छा हाफिजा रीज हो रहा है। ठीक है, और असद आपका रोल नंबर क्या है? 0032 मैम। ठीक है जी, आपकी भी लग गई है। ठीक है, ग्रुप में जो मैंने टास्क दी है सीआर जरा इनको बता दें दोबारा, और इनसे कहें कि ग्रुप में मुझे पिक्चर भेजें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंस की डेफिनेशन लिख के, और मुझे एक आधी हर्बिसाइड का नाम बता के और ग्रुप में भेजें। मैम हर्बिसाइड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड हर्बिसाइड टॉलरेंस, इन दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, ओके और मुझे इसका एक आधी एग्जांपल, हर्बिसाइड जो बड़ी रूटीन में यूज हो रही है उसकी एग्जांपल, ये ओके मुझे आप लोग अपने नामों के साथ ग्रुप में भेज दें पिक्चर खींच के। ओके मैम। चलें जी, लेक्चर बस फिर इतना ही रखें जी, और आपने नहीं पढ़ना? यस मैम।